नमस्ते दोस्तों। मैं हूं अहाना और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं वह मेरे परिवार की है। ये कहानी आपको शायद अजीब लगे, दर्द दे, लेकिन यह मेरे जीवन का सबसे कड़वा सच है। ये कहानी है मेरे दादाजी श्रीमान दयाराम और मेरी माँ कल्पना की। हमारा परिवार बहुत छोटा था, लेकिन उसमें एक गहरा खालीपन था। मेरे दादाजी दयाराम, जिनकी उम्र 65 वर्ष थी, उम्र के हिसाब से मजबूत थे और उनकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था। मेरी माँ कल्पना 40 साल की थीं। वह बहुत खूबसूरत थीं, गोरा रंग, घने बाल और एक उदास मुस्कान। मेरे बड्ढे भाई विक्रम 27 साल के थे और पिछले 3 साल से कनाडा में नौकरी कर रहे थे। और मैं अहाना 22 साल की थी और कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रही थी। हमारी दादी जी को दुनिया छोड़े लगभग 12 साल हो चुके थे। उनका जाना हमारे लिए एक बद्धा हादसा था। पिताजी भी हमें बहुत पहले ही छोड़कर चले गए थे, जब मैं सिर्फ 8 साल की थी। एक लंबी बीमारी ने उन्हें हमसे छीन लिया था। दादी जी के जाने के बाद से दादाजी अकेले रह गए थे और पिताजी के जाने के बाद माँ अकेली हो गई थीं। घर में 3 लोगों का साथ होने के बावजूद एक अनजाना खालीपन हमेशा महसूस होता था। भाई विक्रम के विदेश जाने के बाद यह खालीपन और भी गहरा हो गया था। और शायद यही गहरा खालीपन दादाजी दयाराम और माँ कल्पना को एक दूसरे के बेहद करीब ले आया, जिसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। यह सब पिछले साल की बात है। मैं कॉलेज के दूसरे साल में थी। अप्रैल का महीना था और गर्मी बढ़ चुकी थी। उस दिन मेरी क्लास जल्दी का खत्म हो गई और मैंने सोचा कि घर जाकर थोड़ा आराम करूंगी। जब मैं घर पहुंची तो मुख्य दरवाजा हल्का सा खुला था, जो थोड़ा अजीब लगा क्योंकि माँ हमेशा उसे बंद रखती थी। मैंने अपने सैंडल उतारे और चुपचाप अंदर चली गई। घर में पूरी तरह से सन्नाटा था। मैंने सोचा कि माँ शायद बाजार गई होंगी और दादाजी अपने कमरे में होंगे। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी मुझे रसोई से हल्की हल्की आवाजें सुनाई दीं। धीमी हंसी, कुछ फुसफुसाहट। मैंने सोचा शायद कोई पड़ोसी आया होगा, लेकिन माँ को इतने दिनों बाद हंसते हुए सुनकर मेरे मन में एक अजीब सी उत्सुकता जागी। मैं चुपके से रसोई के दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजा थोड़ा सा खुला था और मैंने हिम्मत करके अंदर झांक कर देखा। जो दृश्य मैंने देखा वह मेरे लिए किसी झटके से कम नहीं था। माँ रसोई में चाय बना रही थीं। उनके हाथ में एक कप था। उनके ठीक पीछे दादाजी दयाराम खड़े थे। उनकी बाहें माँ की कमर पर कसकर लिपटी थीं और वह धीरे धीरे उनके कानों में कुछ कह रहे थे। माँ हंस रही थीं। उनकी आंखों में एक चमक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। दादाजी का चेहरा माँ की गर्दन के पास था और उन्होंने धीरे से माँ के बालों को सूंघा। माँ ने हल्के से अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वह उस पल को महसूस कर रही हो। यह सब इतना अजीब था कि मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे सामने क्या हो रहा है। मेरा दिल जोर जोर से धक धक रहा था। मैं चुपचाप पीछे हट गई और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या मैंने जो देखा वह सच था? क्या यह सिर्फ एक मजाक था या कुछ और? मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मेरे मन में शक का एक बीज पड़ चुका था। उस दिन के बाद मैंने दादाजी और माँ पर नजर रखनी शुरू कर दी। अगले कुछ दिन में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ तो बदला था। दादाजी की आंखों में एक नई चमक थी। वह माँ से बात करते वक्त पहले से ज्यादा मुस्कुराते थे। माँ भी खुश रहने लगी थीं। वह अक्सर गुनगुनाती रहतीं, अपने बालों को संवारतीं और कभी-कभी दादाजी की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा देतीं। ये सब छोटी छोटी बातें थीं, लेकिन मेरे शक को और गहरा कर रही थीं। एक शाम माँ ने कहा कि वह पड़ोस में किसी से मिलने जा रही हैं और दादाजी अपने कमरे में थे। मैंने सोचा कि थोड़ा टीवी देख लूं। मैं हॉल में गई, लेकिन तभी मुझे माँ की चप्पलों की आवाज़ सुनाई दी। वह जल्दी लौट आई थीं, पर हॉल में नहीं थीं। मैंने देखा कि दादाजी के कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला था। मैं चुपचाप वहां तक गई। अंदर से माँ की दबी हुई आवाज़ आई, दयाराम जी, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? दादाजी ने हंसते हुए कहा, कल्पना, अहाना ऊपर है और बाहर कोई नहीं है। चिंता मत करो। मैंने दरवाजे की दरार से झांका। माँ दादाजी के पास बैठी थीं। दादाजी का हाथ माँ के कंधे पर था और वह धीरे धीरे उनके बालों को सहला रहे थे। माँ का चेहरा लाल था
और वह मुस्कुरा रही थीं। फिर दादाजी ने अपना चेहरा माँ के करीब किया और माँ ने आंखें बंद कर लीं। उनके बीच का वह पल, वह अजीब सी करीबी, मेरे लिए समझना मुश्किल था। मैं चुपचाप वापस अपने कमरे में आ गई। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। कुछ दिन बाद एक रात मैं देर तक पढ़ाई कर रही थी। करीब 11:30 बजे होंगे। मैंने सोचा कि पानी पीकर सो जाऊं। मैं अपने कमरे से निकली और किचन की तरफ बढ़ी। तभी मैंने देखा कि दादाजी अपने कमरे, जो नीचे था, से निकलकर माँ के कमरे, जो पहली मंजिल पर था, की तरफ जा रहे थे। वह चुपचाप चल रहे थे, जैसे किसी को पता न चले। मैंने सोचा कि शायद उन्हें कोई काम हो, लेकिन फिर मैंने देखा कि माँ के कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला और दादाजी अंदर चले गए। दरवाज़ा बंद हो गया। मैं वहीं सीढ़ियों पर खड़ी रह गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने हिम्मत की और चुपके से माँ के कमरे के पास गई। दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने कान दरवाजे से सटा दिए। अंदर से हल्की हल्की बातें सुनाई दे रही थीं। माँ की आवाज़, दयाराम जी, अगर अहाना को पता चल गया तो। और दादाजी की धीमी हंसी, कल्पना, वह सो रही है, उसे कुछ नहीं पता। फिर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया और फिर बिस्तर की हल्की चरमराहट और माँ की दबी हुई सांसों की आवाज आई। मैं समझ गई कि वह दोनों एक दूसरे के कितने करीब थे। मैं वहां से भागकर अपने कमरे में आ गई। मेरी सांसें तेज थीं और मेरा शरीर कांप रहा था। ये क्या था? मेरे मन में गुस्सा था, शर्मिंदगी थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा खिंचाव भी था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अगले दिन मैं कॉलेज गई, लेकिन मेरा ध्यान कहीं नहीं था। मेरे मन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि क्या ऐसा होना गलत है? क्या प्यार और करीबी की जरूरत सबको नहीं होती? और फिर एक खतरनाक ख्याल मेरे दिमाग में आया। क्या मुझे भी किसी की जरूरत है? मैंने अपने क्लासमेट समीर की तरफ ध्यान देना शुरू किया। वह कॉलेज में मुझसे अक्सर बात करता था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो मैंने दादाजी की आंखों में देखी थी। वह हंसता, मेरे साथ मजाक करता और कभी कभी मेरे करीब आने की कोशिश करता। पहले मैं उसे दूर रखती थी, लेकिन अब मैं उसे रोक नहीं पा रही थी। एक दिन हम कॉलेज के बाद पार्क में बैठे थे। वह मेरे पास आया। उसने मेरे हाथ को छुआ। उसकी उंगलियां मेरी हथेली पर हल्के हल्के घूम रही थीं और मेरे शरीर में एक अजीब सा कंपन हुआ। उसने धीरे से मेरे कानों में कहा, आहाना, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखती रही और फिर मैंने खुद को उसके और करीब जाने दिया। उस दिन के बाद समीर और मेरे बीच कुछ बदल गया। हमारी नज़दीकी अब एक आदत बन गई थी। मैं उस रास्ते पर इतना आगे बढ़ चुकी थी कि वापसी नामुमकिन लग रही थी। मैं देर रात तक समीर के साथ बाहर रहती और घर लौटने का मन ही नहीं करता था। घर का माहौल अब पहले से भी ज्यादा अजीब हो गया था। माँ और दादाजी अब मेरे सामने भी कम सावधान रहने लगे थे। एक रात मैं देर से घर लौटी। मैं चुपचाप माँ के कमरे के पास गई। दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने कान दरवाजे से सटा दिए। अंदर से माँ की धीमी आवाज आई, दयाराम जी, आज थोड़ा जल्दी, आहाना कब आ जाए पता नहीं। दादाजी ने हंसते हुए कहा, कल्पना, वह अपनी दुनिया में खोई है, उसे क्या पता। मैं अपने कमरे में गई। मेरे मन में एक तूफान उठ रहा था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि अगर माँ और दादाजी ऐसा कर सकते हैं तो मेरे लिए भी यह गलत नहीं है। लेकिन मेरे दिल का एक कोना चीख रहा था कि मैं गलत रास्ते पर जा रही हूँ। कई महीने बीत गए। मैं समीर के साथ अपनी दुनिया में खोई थी और दादाजी माँ अपनी दुनिया में। लेकिन एक दिन सब बदल गया। एक शाम मैं कॉलेज से लौटी तो देखा कि घर का माहौल कुछ अलग था। हॉल में मेरा भाई विक्रम बैठा था। उसका चेहरा सख्त था। माँ और दादाजी भी वहां थे, लेकिन उनकी नजरें नीचे थीं। मैंने कहा, भैया, तुम कब आए? विक्रम ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, आहाना, तू ऊपर जा, मुझे माँ और दादाजी से कुछ बात करनी है। मुझे अजीब लगा, लेकिन मैं अपने कमरे में चली गई। ऊपर से मुझे उनकी तेज आवाजें सुनाई दे रही थीं। विक्रम चिल्ला रहा था, ये क्या चल रहा है यहाँ? मैंने सोचा था कि मैं अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा हूँ। मैं चुपके से सीढ़ियों पर आ गई और सुनने की कोशिश करने लगी। मैंने नीचे झांका। विक्रम अपने फोन पर कुछ दिखा रहा था।
माँ और दादाजी के चेहरे सफेद पड्डी डीएच गए थे। विक्रम ने फोन माँ की तरफ बढ़ाया और कहा, यह देखो, मैंने घर में कैमरे लगवाए थे सुरक्षा के लिए। लेकिन यह क्या है? रात को कमरे में, दिन में हॉल में। आप दोनों को शर्मिंदगी भी नहीं होती? माँ रोते हुए बोली, विक्रम बे। विक्रम ने मेज पर जोर से मुक्का मारा और चिल्लाया, माफी। क्या आपको पता है कि इस घर में क्या टूट गया है? अहाना तक इसकी चपेट में आ गई है। मैं रो पड़ी। विक्रम ने मुझे आवाज दी, अहाना, नीचे आ। मैं डरते डरते नीचे गई। विक्रम ने मेरी तरफ देखा और कहा, रिया, तू भी बता, ये सब कब से चल रहा है और तू कहां तक बहक गई? मैंने रोते हुए समीर के साथ अपनी गलतियां कबूल कर लीं। विक्रम का चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, ये मेरा परिवार है और यहां सब कुछ बर्बाद हो रहा है। अगले दिन सुबह विक्रम ने पुलिस को फोन किया। 2 पुलिस वाले घर आए। विक्रम ने उन्हें फोन में कैमरे की फुटेज दिखाई। इंस्पेक्टर ने कहा, यह गंभीर मामला है, हमें इन दोनों को थाने ले जाना होगा। माँ और दादाजी को हथकड़ी लगाई गई। माँ ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, अहाना, हमें माफ कर देना। मैं कुछ नहीं बोल पाई। कुछ दिन बाद कोर्ट में केस चला। जज ने फुटेज देखी और दोनों को दोषी पाया। दादाजी को 2 साल और माँ को 1 साल की सजा सुनाई गई। जज ने कहा, यह सिर्फ नैतिक गलती नहीं, बल्कि कानून का उल्लंघन है। समाज में ऐसे रिश्तों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जब माँ और दादाजी जेल चले गए, घर में सन्नाटा छा गया। विक्रम मेरे पास बैठा और कहा, अहाना, मैं तेरा भाई हूं। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ दूंगा। लेकिन हमें यह समझना होगा कि गलत रास्ते हमें सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। उस दिन के बाद मैंने समीर से सारे रिश्ते खत्म कर दिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन उन्हें सुधारने का मौका भी हमें ही देना चाहिए। अगर हम किसी को सही वक्त पर रोक लें, तो शायद एक परिवार टूटने से बच जाए। प्यार और करीबी की जरूरत सबको होती है, लेकिन उसे सही रास्ते पर ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। उम्मीद है आपको यह पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इसमें सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही रोचक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्ते। मुझे सीन बाय सीन इमेज चाहिए। बिना गलती करें इमेज मुझे प्रदान करें। मैं आपके लिए छायाचित्र अभी नहीं बना सकता, फिर भी मैं वेब से छायाचित्र खोज सकता हूँ।